नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आपके साथ द्विवेदी युग का अध्ययन कर रहे थे और आज हम द्विवेदी युग के अन्य कवियों को देखेंगे। तो हम बात करते हैं आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1847 में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक प्रिय प्रवास, दूसरा पारिजात और तीसरा वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास का समय जो है वो 1914 है। इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। पारिजात 1937 का है। इसमें 15 सर्ग है और ये आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास 1941 का है। इसमें 18 सर्ग है और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। क्वेश्चन बन सकता है कि हरिऔध का ऐसा कौन सा प्रबंध काव्य है जिसमें सबसे ज्यादा सर्ग हैं, तो दे देगा प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलास था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। अब हम देखते हैं हरिऔध की रचनाओं को। तो हरिऔध की रचना, हरिऔध को मैं कहती हूँ, हरि मतलब कृष्ण ही है। ये इनका है हरि। हरि क्या करते हैं? कृष्ण शतक लगाते हैं। और रसिक रहस्य, रसिक तो वे थे ही, तो रसिक रहस्य भी चलते रहते हैं इनके मन में। एक तो है प्रेमाबु बारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाबु प्रसरणव, प्रेमाबु प्रवाह। प्रेम पे इनके कितने हैं? 1 2 3 4। प्रेमाबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाबु प्रस्रवण और प्रेमाव प्रवाह। एक इनका है चौखे चौपदे और चुभते चौपदे। 2 है चौखे चौपदे और चुभते चौपदे। एक है इनका पदम प्रसून। एक है इनका बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सत्सही और मन स्पर्श। देखो मैंने इसकी ट्रिक लगाई है क्योंकि यूजीसी नेट में तो क्रम में पूछता है और टीजीटी पीजीटी में अब तो क्रम में ही पूछता है। तो जो हरि होते हैं ना, क्या करते हैं? कृष्ण, हरि कृष्ण है और ये कृष्ण की तरह शतक लगाते हैं। हरि क्या है? कृष्ण का ही एक रूप है और कृष्ण की तरह ही शतक लगाते हैं। और इनके मन में क्या चलता रहता है? ये रसिक रहस्य है। रहस्य भी इनमें खूब चलता है, तो ये रसिक रहस्य है। इनकी 3 प्रेम की है, प्रेमावु वारिधि, प्रेम प्रचन और प्रेमावु प्रसरण। आगे है प्रेमावु प्रवाह। अब इनका है चौखे चौपदे। ये चौखे बातें बहुत चौखे करते हैं जो लोगों को चुभते हैं। इनकी बातें कैसी होती हैं? बहुत चौखे वाली होती हैं जो लोगों को चुभती हैं। और इनका है एक पदम प्रसून। इनके पदम भी बड़े सुंदर लगते हैं। बोलचाल सबसे करते हैं और रस कलश को उठाते हैं। रस कलश को उठा के फूल पत्तों को तोड़ते हैं, कल्पलताओं को तोड़ते हैं और ग्राम के गीत गाते हैं। और अपने ही गीत किसका गाते हैं? हरिऔध सत्सई को। तो लोगों का मन क्या हो जाता है? स्पर्श हो जाता है, मन स्पर्श। अब इसकी डेट देख लेते हैं। कृष्ण शतक लगाते हैं 82 में। रसिक रहस्य है 99, मतलब 9। प्रेम प्रेम पे जितनी है वो एक 90 है, दूसरी 90 है, तीसरी 1900 है, दूसरी 1900 है, तीसरी 1901 है और चौथी भी 1901 है। चौखे चौपदे 32 है और चुभते चौपदे 34 है। पदम प्रसून 25 है, बोलचाल 28 है, रसकलश 31 है, फूल पत्ते 35 है, कल्पलता 37 है, ग्राम गीत 38 है, हरिऔध सत्सई 40 है, मन स्पर्श होता है 56 में। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रसकलश 1931 में एक रीति ग्रंथ है। तो इम्पोर्टेंट है, 1931 में जो उन्होंने रस कलश लिखा है वो क्या है? एक रीति ग्रंथ है। हरिऔध कृति चुभते चौपते, चौखे चौपते और बोलचाल, ये क्या है? मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान भी किया गया है। अब आते हैं रामचरित उपाध्याय। इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म हुआ है 1800
1972 में और इनकी मृत्यु हुई है 1938 में। द्विवेदी युग के ये प्रमुख सूक्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सूक्तिकार किसने लिखा है, तो यही है रामचरितमानस। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य ग्रंथ है रामचरित चिंतामणि, दूसरा है राष्ट्र भारती, तीसरा है देवदूत, चौथा है देव सभा, पांचवा है विचित्र प्रभा, छठा है भारत भक्ति, सातवां है देवी द्रौपदी और सूक्ति मुक्तावली आठवां है। अब रामचरित उपाध्याय का ध्यान रखना कि क्या है, राष्ट्र भारती और भारत भक्ति दो इनके हैं, है ना। इनका याद कैसे करेंगे, रामचरित चिंतामणि, रामचरित है नाम तो चिंतामणि। अब जो रामचरित हैं वो सारे ना देव वाले होंगे, ध्यान से सुनोगे तो। एक राष्ट्र भारती, एक भारत भारती को छोड़ के, देवदूत, देव सभा, देवी द्रौपदी, आगे 3, एक विचित्र विवाह हुआ है, सूक्ति मुक्तावली। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त। भाई साहब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के। सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म 1886 में और मृत्यु 1964 में हुई है। आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अब याद कैसे करोगे, सूरदास किसे कहा जाता है, हरिओद को, और तुलसी इन्हें क्यों कहा जाता है, साकेत लिखने के लिए कहा जाता है ना। और ऐसे कर लेना, जो मैथी है ना, मैथी के पत्ते भी तुलसी जैसे होते हैं, इनका नाम भी मैथी है, मतलब मैथिली है, तो मैथी तो तुलसी, इस तरह से इसको याद रख जाएंगे। इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन देखते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो चिरगांव झांसी है। इनके पिता का नाम रामचरण दास है, इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनकी प्रथम कविता है हेमंत 1905 की। गुणवंत हेमंत किसकी है, मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए सभी कमेंट करके बताएंगे कि गुणवंत हेमंत किसकी है और इसकी डेट क्या है। तो इनकी हेमंत 1905 की है। आगे इनका प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग। अब हम इनकी रचनाओं को देखो, इनकी रचनाएं तो क्रम में जरूरी याद करनी, कुछ ना मतलब कभी ऐसे इतने इंपॉर्टेंट होते, इतने फेमस होते हैं कि इनकी तो रचनाओं को आपको डेट याद करनी ही पड़ेंगी। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि मैथिली शरण गुप्त है ना, गुप्त रूप से रंग में भंग हुआ जब जयदत्त का व्रत हुआ। किसान आते हैं पंचवटी में, किसान आते हैं पंचवटी में झंकार वन के। इनकी भारत भारती एक रहेगी 1912 की। तो रंग में भंग 1909, जयदत्त व्रत 1910, फिर है भारत भारती 1912, फिर किसान है 1917, फिर है पंचवटी 1925, फिर है झंकार 1929। इसकी ट्रिक ना मैं देख के बता दूंगी, मैं भूल गई हूँ, मैंने लिख रखी है ना। तो झंकार 1929 है और यशोधरा होती है 1932 की। जो साकेत जाती है 1931 में, द्वापर है 1936 और सिद्धराज 1936, हिंदू 1927 और विष्णुप्रिया 1957, जय भारत 1952। इसकी ना ट्रिक मैं बता दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी रचना है। अभी मैं कोई शॉर्ट वीडियो डालूंगी, इसमें ट्रिक बता दूंगी, बहुत अच्छे से मैंने याद कर रखी है इसको, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, तो इसकी डेट तो बहुत अच्छे से करनी ही है, ठीक है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, और यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। ये देख लेना कि साकेत किस भाषा का शब्द है, ये पाली भाषा का शब्द है। इसमें 12 सर्ग है। इसे नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है, आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय के एकीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि के उपाधि दी। आगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा कुछ अनुदित काव्य भी हैं। इसमें प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और व्रत
संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। तो क्वेश्चन बनता है कि मधुप उपनाम से कौन लिखता था, तो मैथिली शरण गुप्त। ये हमारे उसमें आया था KVS में। गुप्त मतलब 2018 में आया था शायद KVS में ना। गुप्त ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथी हरी हरी होती है इसलिए हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, मैथी को, मतलब मैथिली शरण गुप्त को। इस तरह से याद रह जाएगा। अब द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों में हम देखते हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। ये 1881 से 1961 तक के हैं। इनका जन्म स्थान है झालरा पाटन। इनकी रचना है मातृवंदना, एक ही है। आगे आते हैं लोचन प्रसाद पांडे। ये कब के हैं, 1986 के हैं। और इनकी रचना है प्रवासी, मेवाड़, गाथा और महानदी, पद, पुष्पांजलि, मृगे, दुखमोचन। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ की कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। सन 1928 में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रस पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगे दुखमोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि द्विवेदी मंडल के बाहर के कुछ कवि हैं, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म हुआ है 1859 में और मृत्यु उनकी हुई है 1932 में। कहाँ के हैं ये, अलीगढ़ के। इनकी रचना है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य। इंपॉर्टेंट है गर्भरंडा रहस्य, ये भेदभाव के ऊपर है। अब आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म हुआ है 1865 में। ये कहाँ के हैं, रोहतक के हैं। इनका है स्फुट कविताएं। अब आते हैं लाला भगवान दीन। 1866 से 1930 तक है, फतेहपुर के हैं। इनका है वीर छत्राण, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन भी। अब आते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जन्म 1868 में हुआ है, मृत्यु 1915 में। जबलपुर के इनका है धराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग और पूर्ण संग्रह। एक है सैयद अमीर अली मीर। इनका है उलाहना पंचक और अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु का जन्म हुआ है 1875 में और 1947 में मृत्यु हुई है। सागर के हैं ये। इनका है भौमासुर बध, विनय पचासा, पद, पुष्पावली, शिवाजी और दासी रानी। आगे आते हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 1883 के हैं, 1972 तक रहे हैं। उन्नाव के हैं। इनका है कृषि क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है रूप नारायण पांडे। इनका जन्म है 1884, लखनऊ के हैं। इनका है पराग, है ना, रूप कैसा है इनके, पराग जैसा। रामनरेश त्रिपाठी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी डेट भी याद रखनी है। 1889 से लेकर 1962, जौनपुर के। इनका है मिलन 17, पथिक 20, मानसी 27, स्वप्न 29। ऐसे कर लेना कि राम नरेश त्रिपाठी है ना, तो त्रिपाठी जी मिले हमें 17 में, मिलन हुआ 17 में, पथिक जो था 20 किलोमीटर की दूरी पे, मानसी 27 साल की थी और स्वप्न से आते हैं 29 में। और कविता कुमुदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1917 का ही है। आगे है ठाकुर गोपाल चरण सिंह। 1891 से लेकर 1960, रीवा के हैं। माधवी, मानसी, संचिता, ज्योतिष्मा। इनकी ना ये देखना, ठाकुर गोपाल है ना, ठाकुर गोपाल ये लड़कियों के ऊपर लिखते हैं। इनका माधवी, मानसी, संचिता, ज्योतिषमती। आगे आते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ है 1895 में, मृत्यु हुई 1984 में। ये है बालापुर। किनका है आंसू उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में
प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत, भारकेंदु, प्रज्ञा, साहित्यिक सुधाकर आदि उपाधि प्राप्त थी। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंढा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी पूर्ण ने सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण को खड़ी बोली में जो रचनाएं हैं वो है मलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। उन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद को। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर बध और विनय पचासा ब्रज भाषा में तथा पद पुष्पावली खड़ी बोली में। क्वेश्चन बन सकता है इनका, खड़ी बोली में कौन सा ग्रंथ है? तो पद पुष्पावली इसमें आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताओं के लिए स्नेही उपनाम से लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं के लिए त्रिशूल नाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सव्य छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं और पहले कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, पहले कौन है? श्रीधर पाठक और दूसरे कौन से हैं? रामनरेश त्रिपाठी। तीसरे अगर किसी को पता है तो बताइएगा, नहीं पता है तो कमेंट में पूछेगा, मैं बताऊंगी। आगे है रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। मुकुटधर पांडे को आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। अब है द्विवेदी काल के ब्रज भाषा के कुछ कवि हैं जिसमें आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म 1866 में और मृत्यु 1932 में। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। इनका उपनाम रत्नाकर था। इनकी रचनाएं देखते हैं। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी और विराष्टक मोस्ट इंपॉर्टेंट। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रूला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। अब आते हैं सत्यनारायण कविरत्न। इनका 1880 से 1918 है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। इनकी प्रसिद्ध रचना है भ्रमरदूत और प्रेम कली। कविरत्न ने भवभूति के उत्तरामचरितम और मालती माधव का लाड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य हॉरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अब द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने महाकाव्य लिखे। एक है द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका है कृष्णायन। एक है बलदेव प्रसाद मिश्र, इनका है साकेत, इंपॉर्टेंट है ना, साकेत संत। एक है उदय शंकर भट्ट, इनका है तक्षशिला। प्रताप नारायण पुरोहित, इनका है नल नरेश। आगे आते हैं गुरु भक्त सिंह, इनका है नूरजहां और विक्रमादित्य। सिद्धार्थ और सर्वाणी और वृद्धमान। एक है श्याम नारायण पांडे, इनका है हल्दी घाटी और जौहर। आरपीएससी में दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक आते हैं मोहन लाल महतो, इनका है आर्यावर्त। एक है हृदयालु सिंह, इनका है दत्तवंश और रावण। तो द्विवेदी काल हमारा यहीं खत्म हो जाता है और लगभग पूरा ही हमारा आधुनिक काल खत्म हो चुका है। और अगली क्लास में हम आदिकाल का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।